ये कहानी उस दौर की है जब हमारा गांव संतूर हरियाली और सन्नाटे से भरा रहता था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें रात के वक्त पत्तों की सरसराहट भी दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। तब मेरा पड़ोसी और दोस्त अरशद अचानक बीमार पड़ा। लेकिन ये सिर्फ बुखार नहीं था, कुछ ऐसा था जो उसकी रूह से खेल रहा था, ऐसा जिसने उसे हफ्तों में जिंदा लाश बना दिया था। दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना को हम आरिफ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके दोस्त के साथ ये घटना वास्तव में हुआ था। मुझे ठीक ठीक तो याद नहीं, मगर शायद ये बात 1990 या 91 की है। तब हमारा गांव संतूर आज के मुकाबले बिल्कुल अलग था। चारों ओर हरे भरे खेत, पगडंडियों के किनारे नीम और पीपल के पेड़ और हर तरफ एक अजीब सी शांति। उन दिनों मोबाइल या तेज रोशनी वाली सड़कें नहीं थी और गांव की गलियां भी सांझ ढलते ही सुनसान हो जाती थी। हवा में मिट्टी और खेत खलियान की खुशबू रहती थी और रात में दूर कहीं किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज या कहीं बांस की चटक सुनाई देती थी। तब का माहौल ही कुछ ऐसा होता था जो रात के वक्त शरीर में सिहरन भर दे। मैं तब उम्र में छोटा था, लेकिन उतना भी नहीं कि कुछ समझ ना सकूं। मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त अरशद रहता था। दिन में कई बार उसके घर आना जाना होता था और उसकी माँ अक्सर हमें एक साथ खेतों के किनारे खेलते देखकर मुस्कुरा देती थी। मगर वो दिन मुझे अब भी याद है, जब शाम को खेत से लौटते ही अरशद अचानक बीमार पड़ गया। तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये बीमारी कितनी अजीब और डरावनी साबित होगी। शुरू में सबको लगा कि यह मामूली बुखार है, इसलिए गांव के वैद्य ने उसे कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा और तेल से सेकने की सलाह दी, क्योंकि उन दिनों शहर के डॉक्टर तक पहुंचना आसान नहीं था। इसलिए घर वाले सिर्फ वैद्य की ही बात मानते थे। पर उस वैद्य के बातों को मानने पर भी अगले कुछ दिनों में अरशद की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ने लगी। उसके आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए, चेहरा पीला और गला सूखने लगा। मैंने पहली बार उसके घर के बाहर खड़े होकर उसके कराहने की धीमी आवाज सुनी थी। शाम के वक्त सब गांव की गलियां सुनसान हो जाती है, इसलिए उस वक्त किसी के कराहने की आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। खैर, इन सब के कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत और भी बिगड़ गई। अरशद ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। अगर कभी एक दो निवाला खाता भी तो थोड़ी देर बाद वो उल्टी करके सब निकाल देता। उसकी हड्डियां तक शरीर से बाहर आने लगी थी और वो इतना कमज़ोर हो गया था कि बिस्तर से भी उठ नहीं पाता था। लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि जब भी मैं उसे मिलने जाता वो मुझे पहचानता नहीं था, जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ। उसकी आवाज़ में अजीब थकावट रहती थी और वो अक्सर एक ही बात बड़बड़ाता था कि रात को कोई है जो उसे सोने नहीं देता। उसकी माँ भी ये सुनकर परेशान थी। मगर कुछ दिनों बाद तो हालत और भी अजीब हो गई, क्योंकि अरशद ने बोलना लगभग बंद कर दिया। कभी कुछ बोलता भी तो उसकी माँ बातों को समझ नहीं पाती। उसकी आंखें हमेशा कमरे की दीवारों को घूरती रहती, जैसे वहाँ कुछ दिख रहा हो। एक दिन मैं उसके घर गया तो उसकी माँ किसी से कुछ कह रही थी कि रात के वक्त उन्होंने अरशद को खड़ा देखा था। हालांकि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हफ्तों से बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। मगर उसकी माँ की आवाज़ में जो डर था वो झूठ नहीं था। गांव में धीरे धीरे ये बातें फैलने लगी कि अरशद पर कुछ असामान्य साया है। उसके घर के आसपास के लोग फुसफुसाते थे
मगर कोई खुलकर बात नहीं करता था। फिर आखिरकार उसके परिवार ने उसे गांव के एक बूढ़े मौलवी के पास ले जाने का फैसला किया। उस रात जब उसे ले जाया गया तो मैं भी दूर खड़ा था। हवा में ठंडक थी, मगर पसीने की एक परत मेरे माथे पर आ गई थी। मौलवी के पास के मस्जिद के पास पीली रोशनी वाली एक बल्ब टिमटिमा रही थी। वहाँ का माहौल लाहे कुछ ऐसा था कि दिल तेज धड़कने लगी। उस मौलवी ने अरशद को देखते ही कहा कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो किसी जिन के वश में है। उसने कहा कि वो जिन धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा है। ये सब सुनकर अरशद के माँ बाप घबरा गए। मौलवी ने एक तावीज़ तैयार किया और कहा कि उसे गले में पहनाएंगे तो सच में सामने आ जाएगा। तावीज़ पहनते ही अरशद का वो चेहरा गुस्से से तपने लगा। उसने गले से ही तावीज़ झटक करके फेंक दिया, जिसका भयानक नज़ारा आज भी मैं नहीं भूल सकता। जो लड़का खुद से भी बैठ नहीं पा रहा था, उसने इतनी ताकत से उखाड़ फेंका कि सब हैरान रह गए। उसके बाद मौलवी ने उस पर किसी पानी को छिड़कते हुए अरबी आयतें पढ़ना शुरू की। अरशद ने पहले दांत बेचे, फिर अचानक ऐसा झटका दिया कि दो लोग भी उसे पकड़कर नहीं रोक पाएंगे। मुझे याद है उस वक्त मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे कानों में धमक सी रही थी। मैं कुछ पल के लिए पीछे हट गया था, पर डर के मारे मेरे पांव कांप रहे थे। हवा भी जैसे भारी हो गई थी। पास की नीम की डाल से कोई परिंदा उड़कर गया तो उसकी परछाई दीवार पर कांपती दिखी। काफी देर तक आयतें पढ़ने के बाद अरशद अचानक शांत हो गया। फिर मौलवी ने उसे दोबारा ताबीज़ पहनाया। उसने कहा कि अभी के लिए जिनका असर कम हो गया है, मगर खतरा अब भी है। उस रात अरशद के घर के चारों कोनों पर मौलवी ने 4 लंबी कीलें गाड़ दी। मैं भी उस वक्त वही था। मिट्टी की सौंधी गंध, धीमी हवा और दूर कहीं से आती किसी जानवर की हल्की आवाज़, इन सब के बीच मौलवी का वो गंभीर चेहरा मेरे लिए डर और भी बढ़ा रहा था। फिर अगले कुछ हफ्तों तक अरशद की तबीयत कुछ ठीक रही, मगर वो फिर भी पहले जैसा नहीं हो पाया। उसके बोलने का तरीका, उसकी आंखों की उदासी और वो अजीब सी खामोशी, जैसे उसका कुछ हिस्सा हमेशा के लिए खो गया हो। कई बार वो अचानक बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता। कभी कभी ज़मीन पर बैठकर मिट्टी में उंगलियां घुमाता, तो कभी खाली दीवार को घूरता रहता और मुस्कुराता। मुझे वो अरशद याद आता है जो कभी मेरे साथ खेत में दौड़ता था, और फिर वो अरशद देखता और वही अरशद अब डर और कमज़ोरी में जी रहा था। मगर सबसे डरावनी बातें तब होती थी जब उसका पागलपन अचानक बढ़ जाता था। एक बार तो मैं उसके घर गया तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर सीधा बैठा हुआ है और उसकी आंखें किसी को घूर रही है, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज थी और होठ हिल रहे थे, जैसे वो कोई बात कर रहा हो। मैं भीतर तक डर गया। उस दिन उसके माँ बाप फिर से उसे मौलवी के पास ले गए। उसके बाद कुछ दिनों तक वो थोड़ा ठीक रहा, मगर फिर वही हाल, जैसे वो जिन कभी दूर नहीं गया था, बस थोड़ी देर के लिए कहीं छुप गया था। इन सब के बीच मेरे लिए सबसे डरावनी रात वो थी जब एक बार देर रात मुझे लगा जैसे मेरे आंगन में किसी के चलने की धीमी आवाज़ आ रही है। मैं चुपचाप उठकर खिड़की के पास गया तो हल्की चांदनी में मुझे किसी की परछाई दिखी। अगले दिन सुबह अरशद की माँ कह रही थी कि रात में अगर अरशद के साथ बाहर चला गया होता। ये सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस हालत में कभी उसका यूं निकल जाना असंभव था। खैर, फिर समय के साथ साथ गांव में अफवाह बढ़ती गई। कोई कहता कि वो जिन अरशद के खेल में खेलते हुए साथ लगा होगा,
कोई कहता था कि किसी सूनी जगह पर उसकी परछाई उसके साथ चिपक गई होगी, मगर किसी को असली वजह नहीं पता था। मैं भी सोचता था कि अगर वो जिन उसके पीछे पड़ा था तो क्यों और कैसे। उस सवाल का जवाब अब भी मुझे नहीं मिला।